इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई कर देते। जैसे मान लो ये फैन है, इनिशियली रुका हुआ था, इनिशियली रुका हुआ था, और एक वो विंग पे आप एक रिंग लगा दो। क्या लगा दो? एक रिंग। ऐसे रिंग सेट कर दी। अब स्विच ऑन करो। जैसे आप स्विच ऑन करोगे वहां पर क्या आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, जिसके कारण उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। तो स्पीड के किसी एक वैल्यू पर वो रिंग सरक के कहाँ जाएगी? बाहर। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। उस वैल्यू तक रिंग बाहर क्यों नहीं आई? क्योंकि फ्रिक्शन उसको रोके रख रहा है। रोकने का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। उस वैल्यू तक, वो ओमेगा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू तक रिंग बाहर नहीं आएगी। ये समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहे हैं। फैन इनिशियली रेस्ट पे चल नहीं रहा था, रुका हुआ, एक रिंग लगा दी मैंने, बड़ी सी रिंग मान ली, तो सेट कर दिया। अब जैसे आप स्विच ऑन करोगे, क्या एक अल्फा आएगा? अल्फा के कारण ओमेगा धीरे 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 इंक्रीज होगी। ओमेगा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद वो रिंग सरक के कहाँ जाएगी? बाहर। तो उस ओमेगा तक तो रिंग वहां रुकी है। रोकने का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। रोकने का मतलब एक्चुअली आप रियल में देखो तो रोकने का नहीं, चलाने का काम। सर्कल में घुमा रहा है ना फ्रिक्शन, तब तक तो वो रिंग कौन सी मोशन करती हुई दिखेगी तुम्हें? सर्कुलर मोशन। तो वहां सर्कल में घुमाने का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। सिर्फ सर्कल में वो घूम रही है कि सर्कल में घूमते घूमने के साथ साथ उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही थी? क्योंकि आपने स्विच ऑन करी थी, अल्फा था। अल्फा के कारण एक एसोसिएशन आएगा कि दोनों? दोनों, एटी एंड ए आर। एटी एंड एटी क्यों आया? अल्फा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो रिंग की भी स्पीड उसके साथ साथ इंक्रीज होगी, क्योंकि फैन की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो रिंग की स्पीड भी इंक्रीज होगी। घूमने के लिए सर्कुलर मोशन में जो उसकी स्पीड होगी वो भी इंक्रीज हो रही है। तो एक एसोसिएशन वहां पर भी होगा जिसको हम एटी कहते हैं। और ये सर्कल में घूम रहा है तो एक एसोसिएशन अपना सेंटर की तरफ भी होगा जिसको हम ए आर कहते हैं। तो यहाँ दोनों एसोसिएशन आने वाले हैं, एटी एंड ए आर। एटी एंड ई आर। अब एटी क्यों आया है? एक फोर्स वहां पर होगा जो एटी जनरेट कर रहा है। वो कौन सा फोर्स है? क्या वो भी फ्रिक्शन है? यहाँ पर तो वो फ्रिक्शन था, एटी भी फ्रिक्शन दे रहा था, ए आर भी फ्रिक्शन ही दे रहा था। अब बताओ, सिचुएशन ऐसी, सिंपल कर दे सिचुएशन को, ऐसा कर ले। एक रोड था, ऐसे आप इसे घुमा रहे हो, ओमेगा से नहीं अल्फा से। इनिशियल ओमेगा क्या था? 0। यहां पर एक आपने क्या लगा दिया? वेट। मास कितना है? m। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू। अब अल्फा है मतलब एक एक्सेलरेशन के दो, तो सर्कल में भी चल रहा है और साथ साथ उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। कुछ लिमिट तक ये साथ साथ चल पाया, मतलब तब तक एटी एंड एआर दोनों है। एटी क्यों आ रहा है? नॉर्मल नाम का एक फोर्स होता है, पता है? हम्म। फ्रिक्शन एंड नॉर्मल दोनों कांटेक्ट फोर्स है, वो तो पता है। फ्रिक्शन एंड नॉर्मल दोनों कांटेक्ट फोर्स है, वो तो पता है। जहां जिसकी जरूरत पड़ती है वो फोर्स आ जाता है, और क्या। जैसे ये रिंग है, मान, ये रिंग, ये, और ये रोड है। अगर मैं ऐसे दौड़ाऊं तो क्या यहाँ नॉर्मल लगेगा? इस रोड को ऐसे दौड़ाया जाए तो क्या यहाँ नॉर्मल लगेगा? तो बस वही तो घुमा रहे हो आप ऐसे। समझ में आया? ऐसे ही तो घुमा रहे हो इसे। तो यहाँ क्या लगने वाला है? एक नॉर्मल। तो एटी कौन प्रोड्यूस करेगा? नॉर्मल। और सर्कल में घुमाने का काम किसका है? फ्रिक्शन का। सर्कल में घुमाने का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। तो यहाँ पर भैया दोनों एसोसिएशन आने वाले हैं, एक इधर अपना एटी और अंदर अपना ए आर। अब ये दोनों काम कौन कर रहा है? एटी नॉर्मल से और ए आर फ्रिक्शन से। क्या आया समझ में? वापस रिपीट, आया कि नहीं आया? एक नॉर्मल और दूसरा फ्रिक्शन। अभी तक हम फ्रिक्शन फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अब फ्रिक्शन के साथ एक और फोर्स ऐड हो चुका है। कौन सा? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल वहीं पे लगता है जहां पर सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में। नॉर्मल क्या लिखोगे? M80। अरे फोर्स क्या लिखते हो? मास इंटू एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? एटी। एटी क्या होता है? अल्फा। और एटी क्या होता है? और यहाँ
यहाँ पर आपने रिंग लगाई है ऐसे, फिर इसको आप घुमा रहे हो ऐसे, तो जब तक ये स्लाइड करके बाहर नहीं आता तब तक आप ये कह सकते हो कि फ्रिक्शन उसको रोक के रख रहा है। तो अंदर फ्रिक्शन और बाहर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कौन सा, एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पर ओमेगा लिख दो, यहाँ कौन सा फोर्स लगा दोगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर। रेडियल डायरेक्शन में तो हम नेट फोर्स क्या ले लेंगे, जीरो, क्योंकि अंदर फ्रिक्शन पकड़ रहा है, बाहर लग रहा है उसको एम एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो अगर ये रिंग बाहर नहीं सरक रही तो फ्रिक्शन किसके बराबर हो रखा, तो ये अपना कौन सा फ्रिक्शन हो गया, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। कितनी जरूरत है वहां पर रिंग को रोक के रखने के लिए, मतलब अपने बेड को वहीं पे स्टेबल रखने के लिए, सर्कुलर मोशन उसकी कंटिन्यू रखने के लिए मिनिमम इतना फ्रिक्शन तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, पर क्या यहाँ पर ओमेगा कांस्टेंट है, मोशन कौन सी, एसिलेटेड, अल्फा है यहाँ पर, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा प्रेजेंट है, तो ओमेगा धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। जैसे ओमेगा इंक्रीज होता जाएगा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। बट क्या फ्रिक्शन अपनी वैल्यू इन्फिनिट तक सेट कर सकता है, नहीं, एक लिमिट तक। तो जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिंग साथ साथ घूमती रहेगी। समझ में आ रहा है, ये रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर या तो उससे छोटा। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। और एफ एस मैक्स को क्या लिखोगे, म्यू एन, एन को क्या लिखोगे, एन 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 एन, ये रहा। यहाँ एन एम जी नहीं है, अगर आप जी से कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ लिख दो, नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर आर म्यू, एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखी है, एम अल्फा आर, एम गया आर गया, एम गया आर गया। बोलो ओमेगा स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू म्यू आर, ओमेगा लेस देन और इक्वल टू रूट म्यू आर। ओमेगा की वैल्यू रूट म्यू आर जितनी या उससे छोटी होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल ओमेगा का आंसर क्या आ गया, मैक्सिमम पॉसिबल ओमेगा रूट म्यू आर। यहां तक ये बीड उसके साथ साथ सर्कुलर मोशन करती हुई दिखेगी। आर क्यों लिखा है, अल्फा, अल्फा, अल्फा। यहाँ पर ये रिंग या तो बीड उसके साथ साथ ही सर्कल में घूमती रहेगी, इससे ओमेगा अगर जैसे ही बढ़ी तो सरक के बाहर। 80, 80 क्यों आ रहा है, नॉर्मल, और चलाने का काम, सर्कल में घुमाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, फ्रिक्शन। लास्ट क्वेश्चन में दोनों काम कौन कर रहा था, फ्रिक्शन। कितने टाइम बाद ये सिचुएशन अचीव होगी, आपको दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओमेगा एंड टाइम व्हेन रीड स्टार्ट्स स्लिपिंग। कितने टाइम बाद, कल भी तो किया था हमने कैलकुलेट टाइम, बोलो बोलो, वही करोगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। आपको कहा है अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है, ओमेगा नॉट जीरो, तो टी क्या हो गया, ओमेगा बाय अल्फा, ओमेगा म्यूट रूट में म्यू आर, सॉरी रूट म्यू अल्फा, तो टाइम क्या आ गया, म्यू बाय अल्फा। कितने टाइम बाद ये स्लाइड करके बाहर आएगा।
हो गया? धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रहे हो कि ऐसे सिचुएशन को समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा? एक और ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं। भाई वापस ले लो अपना एक टर्न टेबल। टर्न टेबल या तो रोटेटिंग डिस्क अपनी। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली, ये किसी एक फिक्स ओमेगा से रोटेट हो रही है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक ग्रूव बना रहा है। ये समझ में आया क्या बनाया? और यहां पर एक ब्लॉक रखा गया था। इनिशियली ये ब्लॉक यहां से r डिस्टेंस पे था, और ये जो डिस्क है आपकी, उसकी रेडियस दी गई है कैपिटल R। आपने एक पतली सी टनल बना दी, उसमें एक छोटा सा पार्टिकल रख दिया जिसका मास था m। भाई साहब का मास क्या है? m है। अब थोड़ा फ्रिक्शन को साइड में रखते हैं। आपको कहा जाए फ्रिक्शन लेस है, या तो कुछ भी ना कहा गया हो, फ्रिक्शन है नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, तो क्या मान के चल लो? फ्रिक्शन लेस। फ्रिक्शन लेस। जैसे ही इसको आप रोटेट करोगे, वो ब्लॉक कहाँ भागेगा? फ्रिक्शन है ही नहीं है। अगर फ्रिक्शन ही नहीं है तो इसको पकड़ने वाला कोई, तो ये कहाँ आएगा? ये कहाँ आएगा? बाहर लाने वाला फोर्स तो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। उस फोर्स को आप क्या नाम दे दोगे? क्या नाम देते हैं हम? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कितना लगेगा? अगर आप इसे ओमेगा से चला रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी कितना लगेगा? अभी m ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर r। जैसे जैसे बाहर आता जाएगा, क्या r की वैल्यू चेंज होती जाएगी? ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है वो चेंज होता जाएगा, और स्मॉल r से कहां तक जाएगा? कैपिटल R तक। और एक मोमेंट पे ये ब्लॉक यहां से सरक के बाहर आएगा। तो वही क्वेश्चन है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ द ब्लॉक। क्या कैलकुलेट करो? स्पीड बताओ। जब वो ग्रुप से बाहर निकलेगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया भैया? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या क्वेश्चन पूछा गया? अभी नहीं आया? सॉल्यूशन देख ले, बाद में समझ में आ जाएगा। कोई फ्रिक्शन नहीं था। मतलब भाई यही समझ ले। ये दिख रहा है आपको हल्का सा खांचा बनाया हुआ है, इसमें मैं एक छोटा सा पार्टिकल रख दूं ऐसे, और इसको अगर घुमाए एक ओमेगा से, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो वो भाई साहब बाहर आने वाला है। ऐसे सर्कल में इसके साथ घूम रहा है, घूमते घूमते वो बाहर भी तो सरक रहा है। बाहर आने का रीजन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, वो उसे कहाँ ले जा रहा है? बाहर। जब ये बाहर गिरेगा, ऐसे ही जब वो यहाँ से बाहर आया तब उसकी स्पीड कितनी होगी वो पूछा गया है। अब क्वेश्चन समझ में आया? अभी भी ऊपर से इसको हम घुमा रहे हैं कितने से? ओमेगा से। कोई फ्रिक्शन नहीं, मतलब रोकने वाला कोई नहीं है। तो इस साथ में सर्कल में घूमते घूमते कहाँ आ रहा है? धीरे 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 बाहर। जब वो बाहर जंप करेगा तब उसकी स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन है।
क्या करूं बताओ, 2 मिनट का टाइम लो, बताओ कैसे सॉल्व करें। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। कब किया था पता नहीं, एनएलएम में किया था। आप लोग थोड़ा प्रॉपरली रिवीजन नहीं करते, इसलिए वो चीजों को आप कनेक्ट नहीं कर पाते। ये मत देखो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, उसको समझने की ट्राई करो, क्वेश्चन कैसे बना है, उसमें लॉजिक क्या लग रहा है। करें स्टार्ट। बाहर की तरफ फोर्स क्या लगेगा बताओ, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अभी कितना फोर्स लग रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो है भैया एम ओमेगा स्क्वायर आर। क्या फोर्स को हम माँ कह दे, टिचुक टिचुक, तो ए कितना आ गया, ओमेगा तो फिक्स है बट आर तो चेंज हो रहा है, ओमेगा तो फिक्स है बट आर तो चेंज हो रहा है ना। आर की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, छोटू आर से बड़ा आर, छोटू आर से। तो ऐसी एक सिचुएशन इमेजिन कर ले, इसके अंदर इस नाली में टॉप व्यू देख रहे हो हम, कौन सा व्यू देख रहे हो, टॉप व्यू। ब्लॉक मुझे यहां दिखा, पहले यहां पड़ा था, सेंटर से कितना दूर पड़ा था, आर दूर, और उसको जाना कहां तक है, यहां तक। बीच में कहीं पे देख रहे हैं हम इसे, यहां से मैं इसे देख रहा हूं कितना दूर, एक्स दूर। कितना दूर देखा मैंने, एक्स दूर। तो एसोसिएशन कितना लिखोगे बताओ, ओमेगा स्क्वायर एक्स। सही लिख रहा हूं, एक्स दूर, एक्सोसिएशन कितना लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब बताओ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, छोटू आर से कैपिटल आर। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, तो अब तो एक काइनेमेटिक का सवाल नहीं बन गया, ए एक्स रिलेशन दिया गया, बी के बारे में पूछा जा रहा है। आया समझ में क्या बोल रहा हूं, ए एक्स रिलेशन तेरे सामने, वी पूछा जा रहा है। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, एक्स की वैल्यू छोटू आर से कैपिटल आर तक चेंज हो रही है। तो ए को क्या कर दोगे अब, जैसे ही एक्स के टर्म में आ गया आप क्लिक कर रहे हैं, हाँ हाँ अब सही है। ए को क्या लिख दोगे, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए को लिख दो वी डीवी बाय, तो वी डीवी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। दोनों साइड क्या कर लो, इंटीग्रेट। ओमेगा तो कांस्टेंट था, उसको बाहर ले लिया। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, छोटू आर से मोटू आर। वेलोसिटी, जब ये मोशन स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, 0, एंड फाइनली मान लो v। तो ये क्या आ गया, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट छोटू आर से मोटू आर, 2 तो कट गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो v की वैल्यू आ गई ओमेगा रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सही है, क्या ये अपना आंसर है, नहीं, स्पीड ही पूछी गई थी, स्पीड बताओ जब वो बाहर आएगा। क्या ये अपना आंसर है, नहीं, क्यों, ये सिर्फ बाहर आ रहा है कि बाहर आते आते वो सर्कल में भी घूम रहा था, इस तो घूम रही थी ना। तो रियल में ऊपर से देखोगे तो उसकी मोशन आपको कैसे दिखने वाली है, चले भी टाइप। सही तो बोल रहा हूँ, जो बाहर भी आ रहा है साथ साथ वो सर्कल में भी तो घूम रहा था, तो घूमने वाली भी तो स्पीड होगी यार। घूमने वाली स्पीड क्या होती है, आर ओमेगा। जब ये भैया बाहर निकलेंगे यहाँ से जब ये बाहर निकला, यहीं पे बना लेते हैं। तो ये तो आपने बता दिया वी, ये वाला वी, फोर्स यहाँ लगाया, एक्सेलरेशन यहाँ लगाया, तो तुम्हें जो स्पीड मिली वो भी तो ये वाली मिली है।
बट साथ साथ ये घूम भी तो रहा था, तो एक और भी तो स्पीड थी रोटेशन वाली, वी डैश कहते हैं उसे, वो क्या होती है? आर ओमेगा। इस पॉइंट पे आर की वैल्यू कैपिटल आर, आर ओमेगा, ये भी तो है। तो नेट, वी नेट फाइनल स्पीड जो अपना रियल आंसर है वो वी स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर एंड रूट। तो आंसर इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का रूट। चाहो तो ओमेगा बाहर ले लो, ये आंसर है। ये आंसर जो आपने निकाला वो ये आंसर था कि बाहर कितनी स्पीड से, इस तरफ स्पीड कितनी, बट ये सर्कल में भी तो घूम रही थी, तो ये भी तो है इसके साथ। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। डायरेक्ट क्या होता है? आर आर होता है, ओमेगा ओमेगा होता है। हटा दो। आई करते, याद है हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था? कौन सा? ये वाला। ये सर्कुलर मोशन है कि नहीं है? सर्कुलर मोशन में मैं हमेशा आपको क्या कहता हूँ, सबसे पहले सर्कल डिटेक्ट करो। यहाँ जो सर्कल बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। पेंडुलम के दो टाइप के क्वेश्चन करे हमने, एक ऐसा वाला, क्या जो सर्कल बनने वाला है या बन रहा है, सर्कल का जितना भी पार्ट बन रहा है वो कौन से प्लेन में बन रहा है, वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। इसमें सर्कल हॉरिजॉन्टल प्लेन में बन रहा है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सर्कल डिटेक्ट करके सर्कल कहाँ बन रहा है। दूसरा काम, रेडियस कितनी हो रही है। इस केस में रेडियस लेंथ के बराबर थी कि लेंथ का एक कंपोनेंट था, लेंथ का एक कंपोनेंट आया था, पूरा याद ही करवा देते। कॉनिकल पेंडुलम नाम दिया था, याद आ रहा है? आई कार्ड को आप ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे। यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करनी होती थी? ये लेंथ एल, कुछ एंगल थीटा बना है, यहाँ पर फोर्स बना लो जल्दी जल्दी, ये टी, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो टी का ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा, टी का ये कंपोनेंट टी साइन थीटा, यहाँ क्या लगेगा, एम जी। जैसे मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँ, मैं लगाऊंगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम वी स्क्वायर बाई आर। वी मुझे पता है घूमने की स्पीड, और रेडियस ये वाली आर, रेडियस किसके बराबर होगी, एल साइन थीटा। ये एल ये थीटा, तो रेडियस एल साइन थीटा। सबसे पहला काम ये होता है सर्कल कहाँ बन रहा है वो चेक करो, फिर रेडियस चेक करो, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा लो एम वी स्क्वायर बाई आर, फिर फोर्सेज को बैलेंस कर दो रेडियल डायरेक्शन में। यहाँ पर इक्वेशन कैसे बने थे याद करो जल्दी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, आर की वैल्यू क्या लिख, एल साइन थीटा, एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। कितने अलग अलग वैरायटी के लोग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, एक टी, दूसरा थीटा, तीसरा मास, वेलोसिटी, और कुछ रेडियस है एल, कुछ भी एक, पांच, पांच लोग दिख रहे हैं ना। इक्वेशन कितने, दो।
दो इक्वेशन से आप कितनी चीज ला सकते हो? दो ला सकते हो, मतलब तीन चीजें आपको देनी पड़ेगी। ऐसे इक्वेशन आपको कहाँ मिल जाएंगे? DCT में। पहुंच गए क्या यहाँ तक कि नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे ना, अभी तो वन चल रही है। हाँ, इसी में एक और वैरायटी लेते हैं, इसको थोड़ा अपडेट करते हैं। ऐसे कर लेते हैं, ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ एक मास ले लो मिड पॉइंट पे, मतलब ऊपर वाली लेंथ भी एल और नीचे वाली लेंथ भी एल, और फिर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ। पॉसिबल है कि नहीं है? और ऐसे घूम सकता है ना, तो इसमें दोनों में टेंशन आ जाएगा। ये तो कोई मास नहीं लगा इसलिए ऐसा दिख रहा है तुम्हें। अगर मैं यहाँ पर कोई मास लगा दूँ, एम मास, एक पत्थर बांध दो बीच में, एल ऊपर एल नीचे, और इसको ऐसे घुमाते जाओ, तो वो भी एक सर्कल में घूमेगा। घूमेगा कि नहीं? तो ये इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाई हो गया। अब वहां पर इक्वेशन कैसे बनेंगे वो बनाते हैं। अब थोड़े टेंशन वाले सवाल लेते हैं, फ्रिक्शन वाले हो गए, नॉर्मल भी ले लिया, टेंशन के और दो तीन क्वेश्चन करते हैं। टेंशन में कुछ अच्छी वेराइटीज। टेंशन वाले क्वेश्चन हमने पहले भी करे थे, सिर्फ एक एक पत्थर बांधो घुमाओ, फिर दो लगा लो, तीन लगा लो। याद आए कि नहीं आए? एक mv² /t, फिर दो लगा दिए थे, फिर तीन लगा दिए थे, फिर वर्टिकल पेंडुलम, फिर ये वाला। अब इसमें ही कुछ और, ये एक रोड है, ये एक स्ट्रिंग, ये मास, और ये स्ट्रिंग का दूसरा पार्ट, लेंथ एल एल, इक्वल लेंथ, एंगल थीटा थीटा। तो ये जो सर्कल बनाएगा वो सर्कल ऐसा बनेगा। अब ये वो रेडियस होगी। समझ में आया क्या बन रहा है कि नहीं? आया कि गया? आया। रेडियस कितनी होगी, सबसे पहला क्वेश्चन। सिचुएशन को समझो, काम तो आप कर ही लोगे। क्या है? सर्कुलर मोशन है, हाँ है। रेडियस कितनी होगी बताओ? आप एक फिक्स ओमेगा से इसे रोटेट कर रहे हो, ये किसी ओमेगा से रोटेट हो रहा है। बोलो रेडियस। रेडियस एल साइन। चलो रेडियस तो आ गई। फिर इक्वेशन कैसे बनेंगे? स्ट्रिंग एक है या दो है? स्ट्रिंग एक के दो, दो। टेंशन एक के दो, दो। ऊपर वाले में T1 ले लो, नीचे वाले में T2 ले लो, कौन सा ज्यादा होगा? T1 की T2? नहीं पता? कुछ इक्वेशन बनाते बाद में बताना। चल, पहले टेंशन सेम क्या अलग? अलग। यहाँ T1 लेते हैं, यहाँ पर T2, तो यहाँ टेंशन ऐसे लगेगा T1। इक्वेशन बना लिया था, अब मैं अंदर सारे फोर्स बना रहा हूँ। यहाँ टेंशन क्या लगेगा? T1। यहाँ क्या लगेगा? T2। एक और यहाँ पर क्या लगेगा? mg। यहाँ पर क्या लगेगा? m⍵²r। लिख दिए सारे फोर्स की, कोई रह गया है? अलग से लिख देते हैं। ये क्या आ गया? T1। ये क्या आ गया? T2। यहाँ क्या आ गया? mg। यहाँ क्या आ गया? m⍵²r। ठीक। कंपोनेंट्स, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, ये थीटा, तो ये भी। तो क्या टेंशन के कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं? बोलो। ये वाला T1 cos थीटा, और ये वाला T1 sin थीटा। मैंने T को तोड़ दिया, T1 को तोड़ दिया। अब T2 की बारी। ये भी कितना? थीटा। यहाँ पर बोल T2 cos थीटा, और यहाँ पर T2 sin थीटा। और ये बेचारा एक फिक्स रेडियस में कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ हमें दिख रहा है, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना ही नीचे, जितना बाहर उतना ही अंदर। बस फोर्सेस बैलेंस कर दो, अब खत्म। T1 साइन थीटा अंदर, T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा इज इक्वल टू बाहर वाला फोर्स m⍵²r। एक इक्वेशन, जितना ऊपर उतना नीचे। ऊपर कितना? T1 cos थीटा, नीचे कितना? T2 cos थीटा प्लस mg। इक्वेशन 2 को देख के तो आप कह सकते हो T1 ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो दो इक्वेशन बन गए।
कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, बाकी कुछ चीज़ें आपको पूछ ली जाएगी, दो चीज़ें आपको पूछ लेंगे, बाकी चीज़ें दे दी जाएगी। सिचुएशन को ढंग से एनालाइज कर लिया। वापस एक्सप्लेन करूँ सिचुएशन कि वो समझ में आ गया है? ये क्वेश्चन आपकी डीसीटी में है। उसमें भी आ गया था, हो गया था, अब कर लोगे शायद। असाइनमेंट जो मिला था उसमें था, अब कर लोगे। हो गया कॉपी? ओए 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 ओए। चलो आगे चले, एक और सिचुएशन लेते हैं, लाई कर दे। चलो इधर ध्यान, सिचुएशन को समझो। ये मासलेस स्ट्रिंग नहीं है, अब ये रस्सा है। क्या है? मतलब इसके पास कुछ मास होगा। ये ऑब्जेक्ट लिनियर है, प्लेनर ऑब्जेक्ट है, या वो अपना ये 3D ऑब्जेक्ट है? मतलब मास डेंसिटी अगर मुझे लिखनी हो तो मैं क्या लिखूं? लैम्बडा सिग्मा के रो। याद है ऐसा कुछ होता था, लैम्बडा सिग्मा रो। क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? लैम्बडा। तो बस दे दिया गया है। ये एक रस्सा है, मास डेंसिटी लैम्बडा केजी पर मीटर। मास डेंसिटी इज लैम्बडा केजी पर मीटर। अब इसे आप ऐसे रोटेट करवा रहे हो, ये मोशन हो रही है, सर्कल में घुमा रहे हैं किसी एक ओमेगा से। पूछा गया टेंशन इन स्ट्रिंग एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स क्या है? ये जो पॉइंट हिंज है, यहाँ से आप इसको पकड़ के रख रहे हो, वहां से डिस्टेंस किसी एक पॉइंट का। टोटल लेंथ एल दे दी गई, ऐसी कुछ सिचुएशन है। इसको आप ऐसे घुमा रहे हो ओमेगा से, ओमेगा से इसे रोटेट कर रहे हैं हम। क्या क्या चीजें दे दी गई? मास डेंसिटी प्रोवाइड कर दी गई लैम्बडा केजी पर मीटर। पूछा गया टेंशन टी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और टोटल लेंथ इज एल। लेंथ इज एल। क्वेश्चन समझ में आया? पहले भी ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिए थे, बट वहां पर मास कैसे रखे गए थे? ऐसे, ये मासलेस, फिर एक मास, फिर मासलेस, फिर एक मास, इस टाइप के क्वेश्चन थे। याद आया? तो यहाँ टेंशन अलग होता था T1, यहाँ पर अलग होता था T2। अब मास पॉइंट मास नहीं है, पूरे स्ट्रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी यूनिफॉर्मली लैम्बडा केजी पर मीटर से। तो टेंशन आने वाला है, सीधी बात है। कैसे सॉल्व करेंगे वो सोच के बताओ, फिर सॉल्व तो साथ करते हैं। 2 मिनट का टाइम लो, सोचो सॉल्व कैसे करें, फिर करते हैं काम।
कुछ क्लिक कर रहा है? नहीं। यहाँ पर आ जाओ फिर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया था? यहाँ पर आपको दे दिया गया था कि ये मास है m1, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितने दूर कुछ डिस्टेंस ले लिया गया होगा r1। फिर आप क्या करते थे, इस m1 को पकड़ा, फिर इस पर सारे फोर्स लगाते थे। यहाँ पर क्या लगेगा? T1। यहाँ टेंशन क्या होगा? T2। तो इस पे फोर्स क्या क्या लगाए गए थे जल्दी बताओ। यहाँ पर T1, बाहर T2, साथ में एक और m ओमेगा स्क्वायर r1। याद आया? यही काम वहां पर करना है वापस। बट यहाँ मेरे पास कोई पॉइंट मास नहीं है। नहीं है तो बना लो, नहीं है तो क्या कर लो, बना लो। कैसे बनाए? यहाँ से x दूर जाओ और एक छोटा सा एलिमेंट ले लो जिसकी लेंथ है dx। याद आया? ऐसा कुछ किया है पहले भी? x पे जाओ, क्या ले लो? dx। dx क्या अपना? छोटू लेंथ dx। तो x dx जितनी छोटू लेंथ में एक छोटू मास आएगा जिसको हम dm लिखते हैं। dm कैसे लिखा जाता है? dm 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 लैम्डा dx। अरे लैम्डा तो डायरेक्टली गिवन है तुम्हें, dm इज लैम्डा dx। तो मास आ गया। अब तो वही सिचुएशन नहीं होगी, अब तो मास आ गया। यहां पर अपना मास है, मास की वैल्यू क्या? dm। यहां पर टेंशन T1, यहां पर टेंशन T2, प्लस एक और फोर्स आएगा dm ओमेगा स्क्वायर x। यहां से घूम रहा है, कितने दूर है ये? x दूर। सेम प्रोसेस नहीं कर रहे? अभी आया समझ में कुछ? तो इक्वेशन क्या बनाओगे? रेडियली नेट फोर्स तो जीरो होता है, तो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस dm ओमेगा स्क्वायर x। T2 को उठा के इधर ले आओ। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर x। dm की वैल्यू प्लेस कर लो, ओमेगा स्क्वायर लैम्बडा x dx। ये वैल्यू प्लेस कर दी मैंने, लैम्बडा dx। ऐसा कुछ बना है। T1 एंड T2 क्या है? टेंशन। जो आपने मास कंसीडर करा है उस मास के इस तरफ और इस तरफ का टेंशन, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? T1 की या T2 की? अगर आपने उस क्वेश्चन को भी ध्यान से एनालाइज करा है तो आपको पता है किसकी वैल्यू ज्यादा आती है? T1 की। किसकी वैल्यू ज्यादा आती है? T1 की। मतलब ये ज्यादा है ये कम है? सही है। तो मैं इसको लिखना चाहता हूँ dt। dt क्यों लिख रहा हूं मैं? मैंने जो एलिमेंट लिया वो बहुत बड़ा है बहुत छोटा है? बहुत छोटा। तो इस एलिमेंट के आसपास जो टेंशन में डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है बहुत छोटा है? बहुत छोटा। तो मैं इसका डिफरेंस लिख रहा हूँ dt। क्या लिख रहा हूँ? dt। तो डिफरेंस जनरली हम कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। फाइनली T2 मान ले, इनिशियल T1 मान ले। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देख। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके साइन में गड़बड़ ना हो। dt क्या होगा अपना? T2 माइनस T1। बट हमें पता है इन दोनों में कौन बड़ा होगा? T1। तो जो dt लिखोगे आप यहां पर वो नेगेटिव लिखोगे। तो ये क्या बन गया? माइनस dt ओमेगा स्क्वायर लैम्बडा x dx। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x दूर गए और dx जितना चले तो टेंशन में डिफरेंस कितना दिखा तुम्हें? dt के बराबर। यहां से x दूर गए, dx जितना चले तो आपको टेंशन में डिफरेंस कितना दिख रहा है? dt के बराबर। और माइनस क्यों आया? जैसे आप बाहर जाओगे टेंशन कम होगा, जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे टेंशन की वैल्यू कम होती जाएगी। आया कुछ समझ में? अभी नहीं आया? अरे बस इंटीग्रेट कर लो। ओमेगा स्क्वायर बाहर, लैम्बडा बाहर, dt का आंसर d ओमेगा स्क्वायर लैम्बडा, x का आंसर x स्क्वायर बाई 2। आंसर तो आ गया बट लिमिट बोलो। मुझे तो टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए। जब भी ऐसा कुछ निकालना हो टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ x तो एक वैल्यू, एक लिमिट तो आपको लेनी पड़ेगी x और t, तभी फंक्शन बन पाएगा। एक लिमिट तो क्या लेनी पड़ेगी? x की वैल्यू x, तब t की वैल्यू t, तभी वो फंक्शन बन पाएगा। बट एक लिमिट हमारे लिए ऐसी होनी चाहिए जिसका आंसर में पता है।
किस पॉइंट पे टेंशन तुम्हें पता? इस वाले पॉइंट पे या इस वाले पॉइंट पे? मुझे पता है एंड पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, जीरो। जैसे जैसे बाहर चलता जाएगा टेंशन कम होता जाएगा। एंड पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, जीरो। एंड पॉइंट मतलब एक्स की वैल्यू लेंथ के बराबर, एक्स की वैल्यू। तो जब एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एल ले लोगे तब टी क्या होगा, जीरो। एक्स की वैल्यू मतलब इस पॉइंट पे टी क्या हो जाएगा, जीरो। और एक्स की वैल्यू एक्स, तब टेंशन की वैल्यू टी। एक लिमिट तो यही लेंगे तभी तो एक इक्वेशन बनेगा। चलो लिमिट एक्स की वैल्यू एक्स तब टेंशन की वैल्यू टी, एक्स की वैल्यू एल हो गई तब टेंशन जीरो हो गया। लिमिट एक्स टू एल, टी से जीरो। बोलो ये क्या होगा, जीरो माइनस टी, एल स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। ये आ गया प्लस टी, और ये आंसर ओमेगा स्क्वायर लैम्बडा बाई टू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम कुछ गड़बड़ करते तो साइन में आपको नेगेटिव फाइनली दिखता, तो वहां जाके पता चल जाता कि हाँ साइन में कुछ गड़बड़ करके आए हम लोग। वो तो हमें यहाँ पता था एनालाइज करके कि T1 ज़्यादा होगा T2 छोटा होगा, तो हमने पहले ही dt को माइनस लिख दिया था। अगर आप नहीं लिखते तो साइन में फाइनल आंसर में कुछ आपको दिखता गड़बड़, तब जाके करेक्शन कर लेते। मुझे नहीं दिखता फाइनल आंसर में कुछ भी, आंसर आ जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। हो गया। आगे चले। अ, ले लो आपके पास एक वायर है जिससे आपने एक रिंग बना ली। क्या बना दी, एक रिंग। रिंग के लिए दिया गया मास डेंसिटी इज लैम्बडा के जी पर मीटर। ये रिंग, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और रिंग को आप ऐसे घुमा रहे हो। क्या कर रहे, समझ में आया? रिंग को हम ऐसे घुमा रहे हैं ओमेगा स्पीड के साथ। तो क्या रिंग में एक टेंशन प्रोड्यूस होगा? मान ले कोई किसी वायर की नहीं बनी है, ऐसे नॉर्मल तेरा जो आई कार्ड है उसे एक रिंग बना ले, और किसी भी तरह अगर आप उसे घुमा पाओ तो क्या वो फैल के एक रिंग बन जाएगी? बनेगी नहीं बनेगी रे? ऐसे इरेगुलर शेप में सेट कर दे फिर उसको घुमाओ तो फैल के रिंग बनेगी नहीं बनेगी? नहीं घुमा पाओगे क्योंकि सपोर्ट नहीं पकड़ने के लिए कुछ। पाओगे सर, ट्राई कर रहे। एक वायर पतला सा लिया मैंने और उसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ ऐसे, तो ये फैलना चाहेगा, क्योंकि इसको फैलना है तो क्या वहां पर भी टेंशन प्रोड्यूस होगा? होगा। तो वही टेंशन पूछा जा रहा है।
इस वायर में कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा अगर मैं इसको ओमेगा से रोटेट कर दूं। क्वेश्चन समझ में आया पहले? अगर इसे ओमेगा से रोटेट करोगे तो इसमें टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा, ये चाहेगा कि फैले। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान ले, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका भी स्टैंडर्ड है। इस टाइप के क्वेश्चन आप कम से कम 4-5 बार तो करोगे ही करोगे। चलो इसको करने का तरीका बहुत सिंपल। ये जो रिंग है उसका एक छोटा सा एलिमेंट लो, क्या लो? छोटा सा एलिमेंट। एक मैंने छोटा सा एंगल लिया डी थीटा। कितना एंगल? दोनों साइड सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है। ये कितना एंगल है? डी थीटा, एक छोटा सा एंगल। रेडियस आर, तो ये लेंथ कितनी होगी बताओ? लेंथ 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 आर डी थीटा। अरे पता है, आर्क एंगल इंटू रेडियस, आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। तो वो लेंथ ऊपर जो आई वो कितनी आ गई? आर डी थीटा। इतनी छोटी सी लेंथ में जो छोटू मास आएगा डीएम, वो क्या होगा? लैम्बडा डीएक्स। छोटी लेंथ में छोटा मास डीएम क्या होगा? लैम्बडा डीएक्स। लैम्बडा तो लैम्बडा है अपना गिवन, डीएक्स की वैल्यू क्या हो गई? आर डी थीटा। यहां तक साथ साथ होके गए। एक छोटा सा एंगल लिया गया डी थीटा, एक छोटी सी लेंथ में मिली आर डी थीटा। लेंथ को लेम्बडा से मल्टीप्लाई कर लो, मास हो गया। तो मास हो गया अपना उतने छोटे से एलिमेंट में डीएम मास आ गया लेम्बडा आर डी थीटा। तो इसको आप घुमा रहे हो तो समझो, अगर आप इसे कंटिन्यूसली घुमाते रहोगे तो यहाँ जो आपको मास दिख रहा है डीएम इतना सा, उस डीएम मास पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कि नहीं? इसको अगर आप घुमा रहे हो तो डीएम मास पे बाहर की तरफ फोर्स कौन सा लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या लिखोगे हो? एम ओमेगा स्क्वायर आर, मास डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ये मास कहां जाना चाहता है? बाहर। बट रिंग है कि वो उसको पकड़ के रख रही है, मतलब रिंग में यहां पर टेंशन क्रिएट होगा। अब इतने से एलिमेंट को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं यहां पर। ये टोटल एंगल अपना डी थीटा है, तो हाफ एंगल डी थीटा बाई 2, ये भी हाफ एंगल डी थीटा बाई 2। इस पूरे का मास डीएम, तो बाहर ऐसे फोर्स लग रहा है डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, और इस फोर्स के कारण वो मास कहां जाना चाहता है? बाहर। बट रिंग उसको पकड़ के रख रही है, तो टेंशन ऐसा लगेगा। टेंशन तो हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होता है, तो यहां पर टी, यहां पर भी ऐसे टी। यहां अगर टेंशन बनाए तो ऐसे, टेंशन तो ऐसे ही लगाते हैं स्ट्रिंग पे, टेंजेंशियली लगेगा वो। ओके, अब समझो। ये एंगल डी थीटा बाई 2, टिंग टिंग टिडिंग, ये भी कितना हो गया? डी थीटा बाई 2। तो ये भी कितना हो गया? डी थीटा बाई 2। तो टेंशन का ये कंपोनेंट क्या हो गया? टी, सॉरी, टी कॉस डी थीटा बाई 2। और ये वाला कितना हो गया? टी साइन डी थीटा बाई 2। इधर भी ये एंगल डी थीटा बाई 2, तो ये एंगल भी डी थीटा बाई 2, तो ये वाला एंगल भी डी थीटा बाई 2। तो टेंशन का एंगल के साथ वाला कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा बाई 2, और ये वाला कंपोनेंट टी साइन डी थीटा बाई 2। टी कॉस डी थीटा बाई 2 इधर, टी कॉस डी थीटा बाई 2 इधर, वो दोनों एक दूसरे को ही बैलेंस कर रहे हैं। ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा था? डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, और नीचे कितना फोर्स लग रहा है? टी साइन डी थीटा बाई 2 प्लस टी साइन डी थीटा बाई 2। तो टोटल नीचे कितना फोर्स है? 2 टी साइन डी थीटा बाई 2।
और ऊपर कितना है, dm ओमेगा स्क्वायर आर। तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, 2t साइन डी थीटा बाई 2। और जो अपना डी थीटा एंगल था वो बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, डी थीटा बहुत छोटा। तो क्योंकि डी थीटा अपना छोटू एंगल था तो छोटू एंगल के लिए साइन डी थीटा बाई 2 को आप लगभग क्या लिखोगे, डी थीटा बाई 2। छोटे एंगल के लिए साइन थीटा को थीटा लिखा जाता है। जब डीएम की वैल्यू प्लेस कर दें यहाँ पर, लैम्डा आर डी थीटा ओमेगा स्क्वायर आर 2t साइन डी थीटा बाई 2 को कर दो डी थीटा बाई 2, 2 गया, डी थीटा गया, तो टेंशन का आंसर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर लैम्डा। हो गया। आओ एक बार और समझते हैं। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार दिखेगा ऐसा क्वेश्चन। कुछ टाइम बाद यहाँ पर चार्जेस रख दिए जाएंगे। क्या रख दिए जाएंगे, चार्ज। हर रीडिंग पे मैं पॉजिटिव चार्ज भर दूं, प्लस 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 प्लस, तो हर एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, धक्का मारेगा बाहर। तो भी रिंग क्या करेगी, फैलना चाहेगी। तो वहां पर भी क्या पूछा जाएगा, टेंशन। कैलकुलेट करने का तरीका अगेन यही, सेम क्वेश्चन रिपीट होने वाला है इसी टाइप के। आओ एक बार और करते हैं। यहां से हमने क्या करा, एक छोटा सा एंगल बनाया डी थीटा, तो एक छोटा सा मास डीएम क्या होगा, लैम्बडा इंटू डीएक्स। डीएक्स कैसे लिखोगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, रेडियस आर और एंगल डी थीटा। अब तो ये लिखना आता है आपको, ओके। तो इतने से पार्ट को ध्यान से देखा हमने कि भाई अगर ये पार्ट घूम रहा है ऐसे ओमेगा से, तो इस पे फोर्स लगेगा। कहां लगेगा वो फोर्स, बाहर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मास ओमेगा स्क्वायर आर, सही है। कितना फोर्स कहां लगेगा, बाहर। तो ये पार्ट कहां जाना चाहता है, बाहर। तो यहां क्या जनरेट हो गया, टेंशन। तो इतने से पार्ट को जूम करके बना दिया यहां पर कि भैया टेंशन ऐसे आ रहा है, फोर्स बाहर की तरफ ये आया, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। ये एंगल डी थीटा बाई 2 आधा, ये भी आधा डी थीटा बाई 2, ये डी थीटा बाई 2, तो ये भी डी थीटा बाई 2, तो ये भी डी थीटा बाई 2। तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा बाई 2, और ये वाला टी साइन डी थीटा बाई 2। सेम कहानी यहाँ रिपीट, ये डी थीटा बाई 2, तो ये भी डी थीटा बाई 2, तो ये भी डी थीटा बाई 2। तो टेंशन का ये कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा बाई 2, और ये वाला कंपोनेंट टी साइन। ये दोनों बेचारे तो आपस में ही मर गए, और ये इक्विलिब्रियम में रह रहा है, मतलब जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो डी एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू, नीचे टोटल कितना, टी साइन डी थीटा बाई 2 प्लस टी साइन डी थीटा बाई 2। मतलब डी एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 2t साइन डी थीटा बाई 2। क्योंकि एंगल डी थीटा बहुत छोटा था, तो छोटे एंगल्स के लिए साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, सिर्फ थीटा। 2 गायब, डीएम की वैल्यू प्लेस कर दो, लैम्डा डी थीटा भी गायब। टेंशन का आंसर आ गया। ओमेगा कहाँ गया, रह गया, एक आर भी रह गया। तो लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आया समझ में। टेंशन के कुछ क्वेश्चन पहले करे थे, अभी भी कुछ करें थोड़े अलग टाइप के। ट्राई करेंगे कि लगभग सारी वेराइटीज आपको यहीं पे करवा दी जाए। काम बता दिया, DCT 1 खत्म करो, ठीक है।
क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई कर देते। जैसे मान लो ये फैन है, इनिशियली रुका हुआ था, इनिशियली रुका हुआ था, और एक वो विंग पे आप एक रिंग लगा दो। क्या लगा दो? एक रिंग। ऐसे रिंग सेट कर दी। अब स्विच ऑन करो। जैसे आप स्विच ऑन करोगे वहां पर क्या आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, जिसके कारण उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। तो स्पीड के किसी एक वैल्यू पर वो रिंग सरक के कहाँ जाएगी? बाहर। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। उस वैल्यू तक रिंग बाहर क्यों नहीं आई? क्योंकि फ्रिक्शन उसको रोके रख रहा है। रोकने का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। उस वैल्यू तक, वो ओमेगा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू तक रिंग बाहर नहीं आएगी। ये समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहे हैं। फैन इनिशियली रेस्ट पे चल नहीं रहा था, रुका हुआ, एक रिंग लगा दी मैंने, बड़ी सी रिंग मान ले, उसको सेट कर दिया। अब जैसे आप स्विच ऑन करोगे, क्या एक अल्फा आएगा? अल्फा के कारण ओमेगा धीरे 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 इंक्रीज होगी। ओमेगा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद वो रिंग सरक के कहाँ जाएगी? बाहर। तो उस ओमेगा तक तो रिंग वहां रुकी है। रोकने का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। रोकने का मतलब एक्चुअली आप रियल में देखो तो रोकने का नहीं, चलाने का काम। सर्कल में घुमा रहा है ना फ्रिक्शन, तब तक तो वो रिंग कौन सी मोशन करती हुई दिखेगी तुम्हें? सर्कुलर मोशन। तो वहां सर्कल में घुमाने का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। सिर्फ सर्कल में वो घूम रही है कि सर्कल में घूमते घूमने के साथ साथ उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही थी? क्योंकि आपने स्विच ऑन करी थी, अल्फा था। अल्फा के कारण एक एसोसिएशन आएगा कि दोनों? दोनों, एटी एंड एआर। एटी एंड एटी क्यों आया? अल्फा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो रिंग की भी स्पीड उसके साथ साथ इंक्रीज होगी, क्योंकि फैन की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो रिंग की स्पीड भी इंक्रीज होगी। घूमने के लिए सर्कुलर मोशन में जो उसकी स्पीड होगी वो भी इंक्रीज हो रही है। तो एक एसोसिएशन वहां पर भी होगा जिसको हम एटी कहते हैं। और ये सर्कल में घूम रहा है तो एक एसोसिएशन अपना सेंटर की तरफ भी होगा जिसको हम ए आर कहते हैं। तो यहाँ दोनों एसोसिएशन आने वाले हैं, एटी एंड ए आर। एटी एंड ई आर। अब एटी क्यों आया है? एक फोर्स वहां पर होगा जो एटी जनरेट कर रहा है। वो कौन सा फोर्स है? क्या वो भी फ्रिक्शन है? यहाँ पर तो वो फ्रिक्शन था, एटी भी फ्रिक्शन दे रहा था, ए आर भी फ्रिक्शन ही दे रहा था। अब बताओ, सिचुएशन ऐसी, सिंपल कर दे सिचुएशन को, ऐसा कर ले। एक रोड था, ऐसे आप इसे घुमा रहे हो, ओमेगा से नहीं अल्फा से। इनिशियल ओमेगा क्या था? 0। यहाँ पर एक आपने क्या लगा दिया? वेट। मास कितना है? m। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू। अब अल्फा है मतलब एक एक्सप्रेशन के दो। तो सर्कल में भी चल रहा है और साथ साथ उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। कुछ लिमिट तक ये साथ साथ चल पाया, मतलब तब तक एटी एंड एआर दोनों है। एटी क्यों आ रहा है? नॉर्मल नाम का एक फोर्स होता है, पता है? हम्म। फ्रिक्शन एंड नॉर्मल दोनों कांटेक्ट फोर्स है, वो तो पता है। फ्रिक्शन एंड नॉर्मल दोनों कांटेक्ट फोर्स है, वो तो पता है। जहां जिसकी जरूरत पड़ती है वो फोर्स आ जाता है, और क्या। जैसे ये रिंग है, मान, ये रिंग, ये, और ये रोड है। अगर मैं ऐसे दौड़ाऊं तो क्या यहाँ नॉर्मल लगेगा? इस रोड को ऐसे दौड़ाया जाए तो क्या यहाँ नॉर्मल लगेगा? तो बस वही तो घुमा रहे हो आप ऐसे। समझ में आया? ऐसे ही तो घुमा रहे हो इसे। तो यहाँ क्या लगने वाला है? एक नॉर्मल। तो एटी कौन प्रोड्यूस करेगा? नॉर्मल। और सर्कल में घुमाने का काम किसका है? फ्रिक्शन का। सर्कल में घुमाने का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। तो यहाँ पर भैया दोनों एसोसिएशन आने वाले हैं, एक इधर अपना एटी और अंदर अपना ए आर। अब ये दोनों काम कौन कर रहा है? एटी नॉर्मल से और ए आर फ्रिक्शन से। क्या आया समझ में? वापस रिपीट, आया कि नहीं आया? एक नॉर्मल और दूसरा फ्रिक्शन। अभी तक हम फ्रिक्शन फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अब फ्रिक्शन के साथ एक और फोर्स ऐड हो चुका है। कौन सा? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल वहीं पे लगता है जहां पर सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में। नॉर्मल क्या लिखोगे? एम ए टी। अरे फोर्स क्या लिखते हो? मास इंटू एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? एटी। एटी क्या होता है? अल्फा। अरे एटी क्या होता है? और यहाँ
यहाँ पर आपने रिंग लगाई है ऐसे, फिर इसको आप घुमा रहे हो ऐसे। तो जब तक ये स्लाइड करके बाहर नहीं आता तब तक आप ये कह सकते हो कि फ्रिक्शन उसको रोक के रख रहा है। तो अंदर फ्रिक्शन और बाहर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा? mv²/r। यहाँ पर ओमेगा लिख दो, यहाँ कौन सा फोर्स लगा दोगे? m⍵²r। रेडियल डायरेक्शन में तो हम नेट फोर्स क्या ले लेंगे? 0, क्योंकि अंदर फ्रिक्शन पकड़ रहा है, बाहर लग रहा है उसको m⍵²r। तो अगर ये रिंग बाहर नहीं सरक रही तो फ्रिक्शन किसके बराबर हो रखा? तो ये अपना कौन सा फ्रिक्शन हो गया? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। कितनी जरूरत है वहां पर रिंग को रोक के रखने के लिए, मतलब अपने बेड को वहीं पे स्टेबल रखने के लिए, सर्कुलर मोशन उसकी कंटिन्यू रखने के लिए मिनिमम इतना फ्रिक्शन तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, पर क्या यहाँ पर ओमेगा कांस्टेंट है? मोशन कौन सी? एसिलेटेड। अल्फा है यहाँ पर, एंगुलर एसोसिएशन अल्फा प्रेजेंट है, तो ओमेगा धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। जैसे ओमेगा इंक्रीज होता जाएगा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। बट क्या फ्रिक्शन अपनी वैल्यू इनफाइनाइट तक सेट कर सकता है? नहीं, एक लिमिट तक। तो जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम। तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिंग साथ साथ घूमती रहेगी। समझ में आ रहा है? ये रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर या तो उससे छोटा। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन क्या है? m⍵²r। और fs मैक्स को क्या लिखोगे? म्यू एन। एन को क्या लिखोगे? एन 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 एन। ये रहा। यहाँ एन एम जी नहीं है, अगर आप जी से कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ लिख दो, नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ m⍵²r। म्यू एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखी है, m⍵r। m गया, r गया, m गया, r गया। बोलो ω² लेस देन और इक्वल टू म्यू आर, ओमेगा लेस देन और इक्वल टू रूट म्यू आर। ओमेगा की वैल्यू रूट म्यू आर जितनी या उससे छोटी होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल ओमेगा का आंसर क्या आ गया? मैक्सिमम पॉसिबल ओमेगा रूट म्यू आर। यहां तक ये बीड उसके साथ साथ सर्कुलर मोशन करती हुई दिखेगी। आर क्यों लिखा है? अल्फा, अल्फा, अल्फा। यहाँ पर ये रिंग या तो बीड उसके साथ साथ ही सर्कल में घूमती रहेगी। इससे ओमेगा अगर जैसे ही बढ़ी तो सड़क के बाहर। 80, 80 क्यों आ रहा है? नॉर्मल। और चलाने का काम, सर्कल में घुमाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? फ्रिक्शन। लास्ट क्वेश्चन में दोनों काम कौन कर रहा था? फ्रिक्शन। कितने टाइम बाद ये सिचुएशन अचीव होगी? आपको दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओमेगा एंड टाइम व्हेन रीड स्टार्ट्स स्लिपिंग। कितने टाइम बाद? कल भी तो किया था हमने कैलकुलेट टाइम। बोलो बोलो। वही करोगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। आपको कहा है अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है, ओमेगा नॉट 0, तो टी क्या हो गया? ओमेगा बाय अल्फा। ओमेगा म्यूट रूट में म्यू आर, सॉरी रूट म्यू अल्फा, तो टाइम क्या आ गया? म्यू बाय अल्फा। इतने टाइम बाद ये स्लाइड करके बाहर आएगा।
हो गया? धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रहे हो कि ऐसे सिचुएशन को समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा? एक और? ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई, वापस ले लो अपना एक टर्न टेबल। टर्न टेबल या तो रोटेटिंग डिस्क अपनी। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली, ये किसी एक फिक्स ओमेगा से रोटेट हो रही है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक ग्रूव बना रहा है। ये समझ में आया क्या बनाया? और यहां पर एक ब्लॉक रखा गया। इनिशियली ये ब्लॉक यहां से r डिस्टेंस पे था, और ये जो डिस्क है आपकी, उसकी रेडियस दी गई है कैपिटल R। आपने एक पतली सी टनल बना दी, उसमें एक छोटा सा पार्टिकल रख दिया जिसका मास था m। भाई साहब का मास क्या है? m है। अब थोड़ा फ्रिक्शन को साइड में रखते हैं। आपको कहा जाए फ्रिक्शन लेस है, या तो कुछ भी ना कहा गया हो, फ्रिक्शन है नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, तो क्या मान के चल लो? फ्रिक्शन लेस। फ्रिक्शन लेस। जैसे ही इसको आप रोटेट करोगे, वो ब्लॉक कहाँ भागेगा? फ्रिक्शन है ही नहीं है। अगर फ्रिक्शन ही नहीं है तो इसको पकड़ने वाला कोई, तो ये कहाँ आएगा? ये कहाँ आएगा? बाहर लाने वाला फोर्स तो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। उस फोर्स को आप क्या नाम दे दोगे? क्या नाम देते हैं हम? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कितना लगेगा? अगर आप इसे ओमेगा से चला रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी कितना लगेगा? अभी m ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर r। जैसे जैसे बाहर आता जाएगा, क्या r की वैल्यू चेंज होती जाएगी? ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है वो चेंज होता जाएगा, और स्मॉल r से कहां तक जाएगा? कैपिटल R तक। और एक मोमेंट पे ये ब्लॉक यहां से सरक के बाहर आएगा। तो वही क्वेश्चन है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ द ब्लॉक। क्या कैलकुलेट करो? स्पीड बताओ। जब वो ग्रुप से बाहर निकलेगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया भैया? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या क्वेश्चन पूछा गया? अभी नहीं आया? सॉल्यूशन देख ले, बाद में समझ में आ जाएगा। कोई फ्रिक्शन नहीं था। मतलब भैया यही समझ ले। ये दिख रहा है आपको हल्का सा खांचा बनाया हुआ है, इसमें मैं एक छोटा सा पार्टिकल रख दूं ऐसे, और इसको अगर घुमाए एक ओमेगा से, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो वो भाई साहब बाहर आने वाला है। ऐसे सर्कल में इसके साथ घूम रहा है, घूमते घूमते वो बाहर भी तो सरक रहा है। बाहर आने का रीजन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, वो उसे कहाँ ले जा रहा है? बाहर। जब ये बाहर गिरेगा, ऐसे ही जब वो यहाँ से बाहर आया तब उसकी स्पीड कितनी होगी वो पूछा गया है। अब क्वेश्चन समझ में आया? अभी भी ऊपर से इसको हम घुमा रहे हैं कितने से? ओमेगा से। कोई फ्रिक्शन नहीं, मतलब रोकने वाला कोई नहीं है। तो इस साथ में सर्कल में घूमते घूमते कहाँ आ रहा है? धीरे 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 बाहर। जब वो बाहर जंप करेगा तब उसकी स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन है।
क्या करूं बताओ, 2 मिनट का टाइम लो, बताओ कैसे सॉल्व करें। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। कब किया था पता नहीं, एनएलएम में किया था। आप लोग थोड़ा प्रॉपरली रिवीजन नहीं करते, इसलिए वो चीजों को आप कनेक्ट नहीं कर पाते। ये मत देखो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, उसको समझने की ट्राई करो, क्वेश्चन कैसे बना है, उसमें लॉजिक क्या लग रहा है। करें स्टार्ट। बाहर की तरफ फोर्स क्या लगेगा बताओ, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अभी कितना फोर्स लग रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो है भैया एम ओमेगा स्क्वायर आर। क्या फोर्स को हम माँ कह दे, टिचुक टिचुक, तो ए कितना आ गया, ओमेगा तो फिक्स है बट आर तो चेंज हो रहा है, ओमेगा तो फिक्स है बट आर तो चेंज हो रहा है ना। आर की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, छोटू आर से बड़ा आर, छोटू आर से। तो ऐसी एक सिचुएशन इमेजिन कर ले, इसके अंदर इस नाली में टॉप व्यू देख रहे हो हम, कौन सा व्यू देख रहे हो, टॉप व्यू। ब्लॉक मुझे यहां दिखा, पहले यहां पड़ा था, सेंटर से कितना दूर पड़ा था, आर दूर, और उसको जाना कहां तक है, यहां तक। बीच में कहीं पे देख रहे हैं इसे, यहां से मैं इसे देख रहा हूं कितना दूर, एक्स दूर। कितना दूर देखा मैंने, एक्स दूर। तो एसोसिएशन कितना लिखोगे बताओ, ओमेगा स्क्वायर एक्स। अरे सही लिख रहा हूं, एक्स दूर एक्सलेशन कितना लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब बताओ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, छोटू आर से कैपिटल आर। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, तो अब तो एक काइनेमेटिक का सवाल नहीं बन गया, ए एक्स रिलेशन दिया गया, बी के बारे में पूछा जा रहा है। आया समझ में क्या बोल रहा हूं, ए एक्स रिलेशन तेरे सामने, वी पूछा जा रहा है, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, एक्स की वैल्यू छोटू आर से कैपिटल आर तक चेंज हो रही है। तो ए को क्या कर दोगे अब, जैसे ही एक्स के टर्म में आ गया आप क्लिक कर रहे हैं, हाँ हाँ अब सही है। ए को क्या लिख दोगे, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए को लिख दो वी डीवी बाय, तो वी डीवी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। दोनों साइड क्या कर लो, इंटीग्रेट। ओमेगा तो कांस्टेंट था, उसको बाहर ले लिया। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, टू आर से मोटू आर। वेलोसिटी, जब ये मोशन स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, 0, एंड फाइनली मान लो v। तो ये क्या आ गया, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट छोटू आर से मोटू आर, 2 तो कट गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो v की वैल्यू आ गई ओमेगा रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सही है, क्या ये अपना आंसर है, नहीं, स्पीड ही पूछी गई थी, स्पीड बताओ जब वो बाहर आएगा, क्या ये अपना आंसर है, नहीं। क्यों, ये सिर्फ बाहर आ रहा है कि बाहर आते आते वो सर्कल में भी घूम रहा था, डिस्क तो घूम रही थी ना। तो रियल में ऊपर से देखोगे तो उसकी मोशन आपको कैसे दिखने वाली है, चले भी टाइप। सही तो बोल रहा हूँ, जो बाहर भी आ रहा है साथ साथ वो सर्कल में भी तो घूम रहा था, तो घूमने वाली भी तो स्पीड होगी यार। घूमने वाली स्पीड क्या होती है, आर ओमेगा। जब ये भैया बाहर निकलेंगे यहाँ से जब ये बाहर निकला, यहीं पे बना लेते हैं। तो ये तो आपने बता दिया वी, ये वाला वी, फोर्स यहाँ लगाया, एक्सेलरेशन यहाँ लगाया, तो तुम्हें जो स्पीड मिली वो भी तो ये वाली मिली है।
बट साथ साथ ये घूम भी तो रहा था, तो एक और भी तो स्पीड थी रोटेशन वाली, वी डैश कहते हैं उसे, वो क्या होती है? आर ओमेगा। इस पॉइंट पे आर की वैल्यू कैपिटल आर, आर ओमेगा, ये भी तो है। तो नेट, वी नेट फाइनल स्पीड जो अपना रियल आंसर है वो वी स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर एंड रूट। तो आंसर इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का रूट। चाहो तो ओमेगा बाहर ले लो, ये आंसर है। ये आंसर जो आपने निकाला वो ये आंसर था कि बाहर कितनी स्पीड से, इस तरफ स्पीड कितनी, बट ये सर्कल में भी तो घूम रही थी, तो ये भी तो है इसके साथ। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, डायरेक्ट क्या होता है? आर आर होता है, ओमेगा ओमेगा होता है। हटा दो। आई करते, याद है हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था? कौन सा? ये वाला। ये सर्कुलर मोशन है कि नहीं है? सर्कुलर मोशन में मैं हमेशा आपको क्या कहता हूँ, सबसे पहले सर्कल डिटेक्ट करो। यहाँ जो सर्कल बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। पेंडुलम के दो टाइप के क्वेश्चन करे हमने, एक ऐसा वाला, यहाँ जो सर्कल बनने वाला है या बन रहा है, सर्कल का जितना भी पार्ट बन रहा है वो कौन से प्लेन में बन रहा है, वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। इसमें सर्कल हॉरिजॉन्टल प्लेन में बन रहा है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सर्कल डिटेक्ट करके सर्कल कहाँ बन रहा है। दूसरा काम, रेडियस कितनी हो रही है। इस केस में रेडियस लेंथ के बराबर थी कि लेंथ का एक कंपोनेंट था, लेंथ का एक कंपोनेंट आया था, पूरा याद ही करवा देते हैं। कॉनिकल पेंडुलम नाम दिया था, याद आ रहा है? आई कार्ड को आप ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे। यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करनी होती थी, ये लेंथ एल, कुछ एंगल थीटा बना है, यहाँ पर फोर्स बना लो जल्दी जल्दी, ये टी, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो टी का ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा, टी का ये कंपोनेंट टी साइन थीटा, यहाँ क्या लगेगा, एम जी। जैसे मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँ, मैं लगाऊंगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम वी स्क्वायर बाई आर, वी मुझे पता है घूमने की स्पीड, और रेडियस ये वाली आर, रेडियस किसके बराबर होगी, एल साइन थीटा। ये एल ये थीटा, तो रेडियस एल साइन थीटा। सबसे पहला काम ये होता है सर्कल कहाँ बनना है वो चेक करो, फिर रेडियस चेक करो, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा लो एम वी स्क्वायर बाई आर, फिर फोर्सेज को बैलेंस कर दो रेडियल डायरेक्शन में। यहाँ पर इक्वेशन कैसे बने थे याद करो जल्दी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, आर की वैल्यू क्या लिख, एल साइन थीटा, एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। कितने अलग अलग वैरायटी के लोग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, एक टी, दूसरा थीटा, तीसरा मास, वेलोसिटी, और कुछ रेडियस है एल, कुछ भी एक, पांच, पांच लोग दिख रहे हैं ना। इक्वेशन कितने, दो।
दो इक्वेशन से आप कितनी चीज ला सकते हो? दो ला सकते हो, मतलब तीन चीजें आपको देनी पड़ेगी। ऐसे इक्वेशन आपको कहाँ मिल जाएंगे? DCT में। पहुंच गए क्या यहाँ तक कि नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे ना, अभी तो वन चल रही है। हाँ, इसी में एक और वैरायटी लेते हैं, इसको थोड़ा अपडेट करते हैं। ऐसे कर लेते हैं, ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ एक मास ले लो मिड पॉइंट पे, मतलब ऊपर वाली लेंथ भी एल और नीचे वाली लेंथ भी एल, और फिर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ। पॉसिबल है कि नहीं है? और ऐसे घूम सकता है ना, तो इसमें दोनों में टेंशन आ जाएगा। ये तो कोई मास नहीं लगा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है तुम्हें। अगर मैं यहाँ पर कोई मास लगा दूँ, एम मास, एक पत्थर बांध दो बीच में, एल ऊपर एल नीचे, और इसको ऐसे घुमाते जाओ, तो वो भी एक सर्कल में घूमेगा। घूमेगा कि नहीं? तो ये इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाई हो गया। अब वहां पर इक्वेशन कैसे बनेंगे वो बनाते हैं। अब थोड़े टेंशन वाले सवाल लेते हैं, फ्रिक्शन वाले हो गए, नॉर्मल भी ले लिया, टेंशन के और दो तीन क्वेश्चन करते हैं। टेंशन में कुछ अच्छी वेराइटीज। टेंशन वाले क्वेश्चन हमने पहले भी करे थे। सिर्फ एक एक पत्थर बांधो घुमाओ, फिर दो लगा लो, तीन लगा लो। याद आए कि नहीं आए? एक mv² / t, फिर दो लगा दिए थे, फिर तीन लगा दिए थे, फिर वर्टिकल पेंडुलम, फिर ये वाला। अब इसमें ही कुछ और, ये एक रोड है, ये एक स्ट्रिंग, ये मास, और ये स्ट्रिंग का दूसरा पार्ट, लेंथ एल एल, इक्वल लेंथ, एंगल थीटा थीटा। तो ये जो सर्कल बनाएगा वो सर्कल ऐसा बनेगा, ये वो रेडियस होगी। समझ में आया क्या बन रहा है कि नहीं? आया कि गया? आया। रेडियस कितनी होगी, सबसे पहला क्वेश्चन। सिचुएशन को समझो, काम तो आप कर ही लोगे। क्या है? सर्कुलर मोशन है, हाँ है। रेडियस कितनी होगी बताओ? आप एक फिक्स ओमेगा से इसे रोटेट कर रहे हो, ये किसी ओमेगा से रोटेट हो रहा है। बोलो रेडियस। रेडियस एल साइन। चलो रेडियस तो आ गई। फिर इक्वेशन कैसे बनेंगे? स्ट्रिंग एक है या दो है? स्ट्रिंग एक के दो, दो। टेंशन एक के दो, दो। ऊपर वाले में T1 ले लो, नीचे वाले में T2 ले लो, कौन सा ज्यादा होगा? T1 के T2? नहीं पता? कुछ इक्वेशन बनाते बाद में बताना, चल। पहले टेंशन सेम क्या अलग? अलग। यहाँ T1 लेते हैं, यहाँ पर T2, तो यहाँ टेंशन ऐसे लगेगा T1। इक्वेशन बना लिया था, अब मैं अंदर सारे फोर्स बना रहा हूँ। यहाँ टेंशन क्या लगेगा? T1। यहाँ क्या लगेगा? T2। एक और यहाँ पर क्या लगेगा? mg। यहाँ पर क्या लगेगा? m⍵²r। लिख दिए सारे फोर्स की, कोई रह गया है? अलग से लिख देते हैं। ये क्या आ गया? T1। ये क्या आ गया? T2। यहाँ क्या आ गया? mg। यहाँ क्या आ गया? m⍵²r। ठीक। कंपोनेंट्स, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, ये थीटा, तो ये भी। तो क्या टेंशन के कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं? बोलो। ये वाला, ये वाला T1 cos थीटा, और ये वाला T1 sin थीटा। मैंने T को तोड़ दिया, T1 को तोड़ दिया। अब T2 की बारी। ये भी कितना? थीटा। यहाँ पर बोल T2 cos थीटा, और यहाँ पर T2 sin थीटा। और ये बेचारा एक फिक्स रेडियस में कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ हमें दिख रहा है, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना ही नीचे, जितना बाहर उतना ही अंदर। बस फोर्सेस बैलेंस कर दो, अब खत्म। T1 साइन थीटा अंदर, T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा इज इक्वल टू बाहर वाला फोर्स m⍵²r। एक इक्वेशन, जितना ऊपर उतना नीचे। ऊपर कितना? T1 cos थीटा, नीचे कितना? T2 cos थीटा प्लस mg। इक्वेशन 2 को देख के तो आप कह सकते हो T1 ज्यादा होगा, ठीक है ना? तो दो इक्वेशन बन गए।
कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, कुछ चीज़ें आपको पूछ ली जाएगी, दो चीज़ें आपको पूछ लेंगे, बाकी चीज़ें दे दी जाएगी। सिचुएशन को ढंग से एनालाइज कर लिया। वापस एक्सप्लेन करूँ सिचुएशन कि वो समझ में आ गया है? ये क्वेश्चन आपकी डीसीटी में है। उसमें भी आ गया था, हो गया था, अब कर लोगे शायद। असाइनमेंट जो मिला था उसमें था, अब कर लोगे। हो गया कॉपी? ओए, 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 ओए। चलो आगे चले, एक और सिचुएशन लेते हैं, लाई कर दे। चलो इधर ध्यान, सिचुएशन को समझो। ये मासलेस स्ट्रिंग नहीं है, अब ये रस्सा है। क्या है? मतलब इसके पास कुछ मास होगा। ये ऑब्जेक्ट लिनियर है, प्लेनर ऑब्जेक्ट है, या वो अपना ये 3D ऑब्जेक्ट है? मतलब मास डेंसिटी अगर मुझे लिखनी हो तो मैं क्या लिखूं? लैम्बडा सिग्मा के रो, याद है ऐसा कुछ होता था, लैम्बडा सिग्मा रो। क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? लैम्बडा। तो बस दे दिया गया है, ये एक रस्सा है। मास डेंसिटी लैम्बडा केजी पर मीटर, मास डेंसिटी इज लैम्बडा केजी पर मीटर। अब इसे आप ऐसे रोटेट करवा रहे हो, ये मोशन हो रही है, सर्कल में घुमा रहे हैं किसी एक ओमेगा से। पूछा गया टेंशन इन स्ट्रिंग एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स क्या है? ये जो पॉइंट हिंज है, यहां से आप इसको पकड़ के रख रहे हो, वहां से डिस्टेंस किसी एक पॉइंट का। टोटल लेंथ एल दे दी गई, ऐसी कुछ सिचुएशन है। इसको आप ऐसे घुमा रहे हो ओमेगा से, ओमेगा से इसे रोटेट कर रहे हैं हम। क्या क्या चीजें दे दी गई? मास डेंसिटी प्रोवाइड कर दी गई, लैम्बडा केजी पर मीटर। पूछा गया टेंशन टी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और टोटल लेंथ इज एल, लेंथ इज एल। क्वेश्चन समझ में आया? पहले भी ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिए थे, बट वहां पर मास कैसे रखे गए थे? ऐसे, ये मासलेस, फिर एक मास, फिर मासलेस, फिर एक मास, इस टाइप के क्वेश्चन थे। याद आया? तो यहाँ टेंशन अलग होता था T1, यहाँ पर अलग होता था T2। अब मास पॉइंट मास नहीं है, पूरे स्ट्रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी यूनिफॉर्मली लैम्बडा केजी पर मीटर से। तो टेंशन आने वाला है, सीधी बात। कैसे सॉल्व करेंगे वो सोच के बताओ, फिर सॉल्व तो साथ करते हैं। 2 मिनट का टाइम लो, सोचो सॉल्व कैसे करें, फिर करते हैं काम।
कुछ क्लिक कर रहा है? नहीं। यहाँ पर आ जाओ फिर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया था? यहाँ पर आपको दे दिया गया था कि ये मास है m1, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितने दूर कुछ डिस्टेंस ले लिया गया होगा r1। फिर आप क्या करते थे, इस m1 को पकड़ा, फिर इस पे सारे फोर्स लगाते थे। यहाँ पर क्या लगेगा? T1। यहाँ टेंशन क्या होगा? T2। तो इस पे फोर्स क्या क्या लगाए गए थे जल्दी बताओ। यहाँ पर T1, बाहर T2, साथ में एक और m ओमेगा स्क्वायर r1। याद आया? यही काम वहां पर करना है वापस। बट यहाँ मेरे पास कोई पॉइंट मास नहीं है। नहीं है तो बना लो, नहीं है तो क्या कर लो, बना लो। कैसे बनाए? यहाँ से x दूर जाओ और एक छोटा सा एलिमेंट ले लो जिसकी लेंथ है dx। याद आया? ऐसा कुछ किया है पहले भी? x पे जाओ, क्या ले लो? dx। dx क्या अपना? छोटू लेंथ dx। तो एक dx जितनी छोटू लेंथ में एक छोटू मास आएगा जिसको हम dm लिखते हैं। dm कैसे लिखा जाता है? dm 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 लैम्डा dx। अरे लैम्डा तो डायरेक्टली गिवन है तुम्हें, dm इज लैम्डा dx। तो मास आ गया। अब तो वही सिचुएशन नहीं होगी, अब तो मास आ गया। यहां पर अपना मास है, मास की वैल्यू क्या? tm। यहां पर टेंशन T1, यहां पर टेंशन T2, प्लस एक और फोर्स आएगा dm ओमेगा स्क्वायर x। यहां से घूम रहा है, कितने दूर है ये? x दूर। सेम प्रोसेस नहीं कर रहे हैं? अभी आया समझ में कुछ? तो इक्वेशन क्या बनाओगे? रेडियली नेट फोर्स तो जीरो होता है, तो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस dm ओमेगा स्क्वायर x। T2 को उठा के इधर ले आओ। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर x। dm की वैल्यू प्लेस कर लो, ओमेगा स्क्वायर लैम्बडा x dx। ये वैल्यू प्लेस कर दी मैंने, लैम्बडा dx। ऐसा कुछ बना है। T1 एंड T2 क्या है? टेंशन। जो आपने मास कंसीडर करा है उस मास के इस तरफ और इस तरफ का टेंशन, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? T1 की या T2 की? अगर आपने उस क्वेश्चन को भी ध्यान से एनालाइज करा है तो आपको पता है किसकी वैल्यू ज्यादा आती है? T1 की। किसकी वैल्यू ज्यादा आती है? T1 की। मतलब ये ज्यादा है, ये कम है? सही है। तो मैं इसको लिखना चाहता हूं dt। dt क्यों लिख रहा हूं मैं? मैंने जो एलिमेंट लिया वो बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है? बहुत छोटा। तो इस एलिमेंट के आसपास जो टेंशन में डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है? बहुत छोटा। तो मैं इसका डिफरेंस लिख रहा हूँ dt। क्या लिख रहा हूँ? dt। तो डिफरेंस जनरली हम कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। फाइनली T2 मान ले, इनिशियल T1 मान ले। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देख। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके साइन में गड़बड़ ना हो। dt क्या होगा अपना? T2 माइनस T1। बट हमें पता है इन दोनों में कौन बड़ा होगा? T1। तो जो dt लिखोगे आप यहां पर वो नेगेटिव लिखोगे, तो ये क्या बन गया? माइनस dt ओमेगा स्क्वायर लैम्बडा x dx। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x दूर गए और dx जितना चले तो टेंशन में डिफरेंस कितना दिखा तुम्हें? dt के बराबर। यहां से x दूर गए, dx जितना चले तो आपको टेंशन में डिफरेंस कितना दिख रहा है? dt के बराबर। और माइनस क्यों आया? जैसे आप बाहर जाओगे टेंशन कम होगा, जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे टेंशन की वैल्यू कम होती जाएगी। आया कुछ समझ में? अभी नहीं आया? अरे बस इंटीग्रेट कर लो। ओमेगा स्क्वायर बाहर, लैम्बडा बाहर, dt का आंसर t ओमेगा स्क्वायर लैम्बडा, x का आंसर x स्क्वायर बाई 2। आंसर तो आ गया बट लिमिट बोलो। मुझे तो टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए। जब भी ऐसा कुछ निकालना हो टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ x, तो एक वैल्यू, एक लिमिट तो आपको लेनी पड़ेगी x और t, तभी फंक्शन बन पाएगा। एक लिमिट तो क्या लेनी पड़ेगी? x की वैल्यू x, तब t की वैल्यू t, तभी वो फंक्शन बन पाएगा। बट एक लिमिट हमारे लिए ऐसी होनी चाहिए जिसका आंसर में पता है।
किस पॉइंट पे टेंशन तुम्हें पता, इस वाले पॉइंट पे या इस वाले पॉइंट पे? मुझे पता है एंड पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, जीरो। जैसे जैसे बाहर चलता जाएगा टेंशन कम होता जाएगा। एंड पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, जीरो। एंड पॉइंट मतलब एक्स की वैल्यू लेंथ के बराबर, एक्स की वैल्यू। तो जब एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एल ले लोगे तब टी क्या होगा, जीरो। एक्स की वैल्यू मतलब इस पॉइंट पे टी क्या हो जाएगा, जीरो। और एक्स की वैल्यू एक्स, तब टेंशन की वैल्यू टी। एक लिमिट तो यही लेंगे तभी तो एक इक्वेशन बनेगा। चलो लिमिट एक्स की वैल्यू एक्स तब टेंशन की वैल्यू टी, एक्स की वैल्यू एल हो गई तब टेंशन जीरो हो गया। लिमिट एक्स टू एल, टी से जीरो। बोलो ये क्या होगा, जीरो माइनस टी, एल स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू। ये आ गया प्लस टी, और ये आंसर ओमेगा स्क्वायर लैम्बडा बाय टू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम कुछ गड़बड़ करते तो साइन में आपको नेगेटिव फाइनली दिखता, तो वहां जाके पता चल जाता कि हाँ साइन में कुछ गड़बड़ करके आए हम लोग। वो तो हमें यहाँ पता था एनालाइज करके कि T1 ज़्यादा होगा T2 छोटा होगा, तो हमने पहले ही dt को माइनस लिख दिया था। अगर आप नहीं लिखते तो साइन में फाइनल आंसर में कुछ आपको दिखता गड़बड़, तब जाके करेक्शन कर लेते। मुझे नहीं दिखता फाइनल आंसर में कुछ भी, आंसर आ जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। हो गया। आगे चले। अ, ले लो आपके पास एक वायर है जिससे आपने एक रिंग बना ली। क्या बना दी, एक रिंग। रिंग के लिए दिया गया मास डेंसिटी लैम्बडा केजी पर मीटर। ये रिंग, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और रिंग को आप ऐसे घुमा रहे हो। क्या कर रहे, समझ में आया? रिंग को हम ऐसे घुमा रहे हैं ओमेगा स्पीड के साथ। तो क्या रिंग में एक टेंशन प्रोड्यूस होगा? मान ले कोई किसी वायर की नहीं बनी है, ऐसे नॉर्मली तेरा जो आई कार्ड है उसे एक रिंग बना ले, और किसी भी तरह अगर आप उसे घुमा पाओ तो क्या वो फैल के एक रिंग बन जाएगी? बनेगी नहीं बनेगी रे? ऐसे इरेगुलर शेप में सेट कर दे फिर उसको घुमाओ तो फैल के रिंग बनेगी नहीं बनेगी? नहीं घुमा पाओगे क्योंकि सपोर्ट नहीं पकड़ने के लिए कुछ। पाओगे सर, ट्राई कर रहे। एक वायर पतला सा लिया मैंने और उसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ ऐसे, तो ये फैलना चाहेगा, क्योंकि इसको फैलना है तो क्या वहां पर भी टेंशन प्रोड्यूस होगा, होगा। तो वही टेंशन पूछा जा रहा है।
इस वायर में कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा अगर मैं इसको ओमेगा से रोटेट कर दूं। क्वेश्चन समझ में आया पहले? अगर इसे ओमेगा से रोटेट करोगे तो इसमें टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा, ये चाहेगा कि फैले। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान ले, 100 क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका भी स्टैंडर्ड है। इस टाइप के क्वेश्चन आप कम से कम 4-5 बार तो करोगे ही करोगे। चलो इसको करने का तरीका बहुत सिंपल। ये जो रिंग है का एक छोटा सा एलिमेंट लो, क्या लो? छोटा सा एलिमेंट। एक मैंने छोटा सा एंगल लिया डी थीटा। कितना एंगल? दोनों साइड सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है। ये कितना एंगल है? डी थीटा, एक छोटा सा एंगल। रेडियस आर, तो ये लेंथ कितनी होगी बताओ? लेंथ 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 आर डी थीटा। अरे पता है, आर्क एंगल इंटू रेडियस, आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। तो वो लेंथ ऊपर जो आई वो कितनी आ गई? आर डी थीटा। इतनी छोटी सी लेंथ में जो छोटू मास आएगा डीएम, वो क्या होगा? लैम्बडा डीएक्स। छोटी लेंथ में छोटा मास डीएम क्या होगा? लैम्बडा डीएक्स। लैम्बडा तो लैम्बडा है अपना गिवन, डीएक्स की वैल्यू क्या हो गई? आर डी थीटा। यहां तक साथ साथ होके गए। एक छोटा सा एंगल लिया गया डी थीटा, एक छोटी सी लेंथ में मिली आर डी थीटा। लेंथ को लेम्बडा से मल्टीप्लाई कर लो, मास हो गया। तो मास हो गया अपना उतने छोटे से एलिमेंट में डीएम मास आ गया लेम्बडा आर डी थीटा। तो इसको आप घुमा रहे हो तो समझो, अगर आप इसे कंटिन्यूसली घुमाते रहोगे तो यहां जो आपको मास दिख रहा है डीएम इतना सा, उस डीएम मास पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कि नहीं? इसको अगर आप घुमा रहे हो तो डीएम मास पे बाहर की तरफ फोर्स कौन सा लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या लिखोगे हो? एम ओमेगा स्क्वायर आर, मास डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ये मास कहां जाना चाहता है? बाहर। बट रिंग है कि वो उसको पकड़ के रख रही है, मतलब रिंग में यहां पर टेंशन क्रिएट होगा। अब इतने से एलिमेंट को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं यहां पर। ये टोटल एंगल अपना डी थीटा है, तो हाफ एंगल डी थीटा बाई 2, ये भी हाफ एंगल डी थीटा बाई 2। इस पूरे का मास डीएम, तो बाहर ऐसे फोर्स लग रहा है डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, और इस फोर्स के कारण वो मास कहां जाना चाहता है? बाहर। बट रिंग उसको पकड़ के रख रही है, तो टेंशन ऐसा लगेगा। टेंशन तो हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होता है, तो यहां पर टी, यहां पर भी ऐसे टी। यहां अगर टेंशन बनाए तो ऐसे, टेंशन तो ऐसे ही लगाते हैं स्ट्रिंग पे, टेंजेंशियली लगेगा वो। ओके, अब समझो। ये एंगल डी थीटा बाई 2, टिंग टिंग टिडिंग, ये भी कितना हो गया? डी थीटा बाई 2। तो ये भी कितना हो गया? डी थीटा बाई 2। तो टेंशन का ये कंपोनेंट क्या हो गया? डी, सॉरी, टी कॉस डी थीटा बाई 2। और ये वाला कितना हो गया? टी साइन डी थीटा बाई 2। इधर भी ये एंगल डी थीटा बाई 2, तो ये एंगल भी डी थीटा बाई 2, तो ये वाला एंगल भी डी थीटा बाई 2। तो टेंशन का एंगल के साथ वाला कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा बाई 2, और ये वाला कंपोनेंट टी साइन डी थीटा बाई 2। टी कॉस डी थीटा बाई 2 इधर, टी कॉस डी थीटा बाई 2 इधर, वो दोनों एक दूसरे को ही बैलेंस कर रहे हैं। ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा था? डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, और नीचे कितना फोर्स लग रहा है? टी साइन डी थीटा बाई 2 प्लस टी साइन डी थीटा बाई 2। तो टोटल नीचे कितना फोर्स है? 2 टी साइन डी थीटा बाई 2।
और ऊपर कितना है, डी एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, 2t साइन डी थीटा बाई 2। और जो अपना डी थीटा एंगल था वो बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, डी थीटा बहुत छोटा। तो क्योंकि डी थीटा अपना छोटू एंगल था तो छोटू एंगल के लिए साइन डी थीटा बाई 2 को आप लगभग क्या लिखोगे, डी थीटा बाई 2। छोटे एंगल के लिए साइन थीटा को थीटा लिखा जाता है। तब डीएम की वैल्यू प्लेस कर दें यहाँ पर, लैम्डा आर डी थीटा ओमेगा स्क्वायर आर 2t साइन डी थीटा बाई 2 को कर दो डी थीटा बाई 2, 2 गया, डी थीटा गया, तो टेंशन का आंसर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर लैम्डा। हो गया। आओ एक बार और समझते हैं। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार दिखेगा ऐसा क्वेश्चन। कुछ टाइम बाद यहाँ पर चार्जेस रख दिए जाएंगे। क्या रख दिए जाएंगे, चार्ज। हर रीडिंग पे मैं पॉजिटिव चार्ज भर दूं, प्लस 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 प्लस, तो हर एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, धक्का मारेगा बाहर। तो वो भी रिंग क्या करेगी, फैलना चाहेगी। तो वहां पर भी क्या पूछा जाएगा, टेंशन। कैलकुलेट करने का तरीका अगेन यही, सेम क्वेश्चन रिपीट होने वाला है इसी टाइप के। आओ एक बार और करते हैं। यहां से हमने क्या करा, एक छोटा सा एंगल बनाया डी थीटा। तो ये छोटा सा मास डीएम क्या होगा, लैम्बडा इंटू डीएक्स। डीएक्स कैसे लिखोगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, रेडियस आर और एंगल डी थीटा। अब तो ये लिखना आता है आपको, ओके। तो इतने से पार्ट को ध्यान से देखा हमने कि भाई अगर ये पार्ट घूम रहा है ऐसे ओमेगा से, तो इस पे फोर्स लगेगा। कहां लगेगा वो फोर्स, बाहर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मास ओमेगा स्क्वायर आर, सही है। कितना फोर्स कहां लगेगा, बाहर। तो ये पार्ट कहां जाना चाहता है, बाहर। तो यहां क्या जनरेट हो गया, टेंशन। तो इतने से पार्ट को जूम करके बना दिया यहां पर कि भैया टेंशन ऐसे आ रहा है, फोर्स बाहर की तरफ ये आया, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। ये एंगल डी थीटा बाई 2 आधा, ये भी आधा डी थीटा बाई 2, ये डी थीटा बाई 2, तो ये भी डी थीटा बाई 2, तो ये भी डी थीटा बाई 2। तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा बाई 2 और ये वाला टी साइन डी थीटा बाई 2। सेम कहानी यहाँ रिपीट, ये डी थीटा बाई 2 तो ये भी डी थीटा बाई 2, तो ये भी डी थीटा बाई 2। तो टेंशन का ये कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा बाई 2 और ये वाला कंपोनेंट टी साइन, ये दोनों बेचारे तो आपस में ही मर गए। और ये इक्विलिब्रियम में रह रहा है, मतलब जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो डी एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू, नीचे टोटल कितना, टी साइन डी थीटा बाई 2 प्लस टी साइन डी थीटा बाई 2। मतलब डी एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 2t साइन डी थीटा बाई 2। क्योंकि एंगल डी थीटा बहुत छोटा था तो छोटे एंगल्स के लिए साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, सिर्फ थीटा। 2 गायब, डीएम की वैल्यू प्लेस कर दो, लैम्डा डी थीटा भी गायब। टेंशन का आंसर आ गया। ओमेगा कहाँ गया, रह गया, एक आर भी रह गया। तो लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आया समझ में। टेंशन के कुछ क्वेश्चन पहले करे थे, अभी भी कुछ करे, थोड़े अलग टाइप के। ट्राई करेंगे कि लगभग सारी वेराइटीज आपको यहीं पे करवा दी जाए। काम बता दिया, DCT 1 खत्म करो, ठीक है।